हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 29 जून 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम पहला करंट अफेयर डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में, दूसरा भारत एंड कैप के बारे में, तीसरा ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के बारे में, और चौथा श्रिंकफ्लेशन के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि जिसका नाम है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट। देखिए क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलके अब तक का पहली बार यानी कि फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया है। किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट के लिए। कौन सी ईयर्स के लिए लॉन्च किया गया है? 2018 2018 19 और 2019 20 के लिए लॉन्च किया गया है। हालांकि जून 2021 में यूनियन मिनिस्टर ने इसको रिलीज किया था। जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है वो किसके लिए रिलीज किया था? स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरी के लिए रिलीज किया था 2019-20 के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका काम क्या? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है। देखिए कोई भी इंडेक्स होता है वो क्या चीज किसी चीज को असेस करता है। असेस करता है मतलब किसी चीज के लिए बताता है कि वो कितनी इम्प्रूव कर गई है, कितनी नहीं कर गई। तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस को असेस करता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल एजुकेशन को। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल एजुकेशन क्या है तो उसको असेस करता है। ठीक है तो ये अब असेस कैसे करेगा? इसके पास डाटा होना चाहिए। तो ये क्या करता है कि किस बेस पे डाटा कलेक्ट करता है? डाटा कलेक्शन होगा डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी कि यूडाइज प्लस, और नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस 2017, और भी कई सारे तरीके होते हैं डाटा अचीव करने के, डाटा को कलेक्ट करने के। तो अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में जाने तो यूडाइज प्लस के बारे में, तो ये यूडाइज प्लस एक तरह का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ऑन स्कूल एजुकेशन। कहने का मतलब ये है कि स्कूल एजुकेशन में जितने भी, जैसे कि पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चों के बारे में, जैसे कि टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो क्या है, स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है, नंबर ऑफ डिसेबल स्टूडेंट कितने हैं, एनरोलमेंट ऑफ गर्ल कितना है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या है, स्कूल में फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड की जा रही है। अगर इन सब चीजों का हमें डाटा चाहिए तो वो ये काम करता है, यूडाइज प्लस काम करता है। यूडाइज, पहले यूडाइज बना फिर यूडाइज प्लस बना। यूडाइज जो बना था, यूडाइज प्लस यूडाइज का ही आपका अपडेटेड वर्जन है एक तरह से। ठीक है, तो हम सिर्फ इसके बारे में इतना ही जानेंगे। अगर इसके बाद थोड़ा सा और जान ले तो इसे लॉन्च किया गया था यूडाइज प्लस को 2018-19 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2018-19 में लॉन्च किया गया था। यूडाइज का ये अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, यूडाइज को कब लॉन्च किया गया था? यूडाइज को 2012-13 में लॉन्च किया गया था, और यूडाइज प्लस को 2018-19 में। इसके अंदर खैर इसके अंदर ज्यादा नहीं घुसते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन आर्टिकल है उसी पे चलता है। तो हमें हमने ये पता कर लिया कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो मेथोडोलॉजी यूज की जाती है, देखिए किसी भी ये उसको परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए उसे पॉइंट दिए जाता है कि भाई अगर इस चीज पे खरा उतर रहा है तो इतने पॉइंट, इस चीज पे खरा उतर रहा है तो इतने पॉइंट। मतलब उसकी जैसे कि पर्सनैलिटी हम मेजर करते हैं, अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो इतने पॉइंट देंगे, और किसी की ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तो इतने पॉइंट देंगे, किसी का बोलने का तरीका अच्छा है तो इतने पॉइंट। तो हर एक को पॉइंट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी 600 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। कितने? 83 इंडिकेटर्स के बेसिस पे। और 83 इंडिकेटर्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब 6 कैटेगरी में ग्रुपिंग कर दी गई। कौन कौन सी कैटेगरी है? आउटकम्स, इफेक्टिव क्लासरूम, ट्रांजेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज एंड स्टूडेंट एंटाइटलमेंट्स, स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिजिटल लर्निंग, गवर्नेंस प्रोसेसेस। तो ये हमारे 6 कैटेगरीज है जिसके अंदर हमने 83 इंडिकेटर्स को ग्रुपिंग की गई है। और इन इंडिकेटर्स को फर्दर 12 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। अगर इस पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे यही बताया गया, जो ये परफॉर्मेंस इनकी 2019-20 में जो परफॉर्मेंस हुई, जो इंडेक्स लॉन्च किया कि ओवरऑल कितना रहा है, 2019-20 में कितनी इंप्रूवमेंट रही है, और 18-19 में कितनी थी। अगर ओवरऑल की बात करें तो पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु ने टॉप किया एक तरह से। टॉप तो पंजाब ने किया है, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। ये ओवरऑल की बात की जाए 2019-20 में। और जो अगर 2018 की बात करें तो यहाँ पे पंजाब का जो रैंक था, रेंज थी 750 से 800 थी, और जो उसे पॉइंट मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ कहने का मतलब ये है, हम इन्हें याद नहीं रखेंगे कितनी रैंक मिली। कहने का मतलब ये है कि 2018-19 से हमने इम्प्रूव किया है बहुत ज्यादा। 2019-20 में इम्प्रूव किया है। पंजाब टॉप पे, चंडीगढ़ सेकंड पे, तमिलनाडु आपके थर्ड नंबर पे। अगर आप सबसे बॉटम की बात करें तो लद्दाख ने वर्स्ट परफॉर्म किया, उसके बाद मेघालय, नागालैंड, यानी कि ये ऐसे बढ़ रहे हैं, ये ऊपर को ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज की बात करें, सिर्फ एक इंडिकेटर की अगर हम बात करें कि किससे टॉप किया, तो पंजाब ने ही टॉप किया है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में। दिल्ली उसके बाद आता है, और फिर चंडीगढ़ तीसरे नंबर पर आता है। अगर
सबसे बॉटम की बात करें वर्स्ट परफॉर्म किसने किया, तो बिहार ने वर्स्ट परफॉर्म किया जिसकी रैंक 81 है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज में, मेघालय की 87 और कर्नाटक की आपकी 96। तो ये आपकी रैंकिंग है। इससे आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगर इसकी असेसमेंट कैसे की जाती है, कैसे ग्रेडिंग की जाती है, तो देखिए ग्रेडिंग के 10 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कॉलेजों में होता है ना ग्रेडिंग सिस्टम, कि आपका 10 पॉइंटर है तो टॉपर हो गया, गोल्ड मेडलिस्ट होगी, इसी तरह से यहाँ पे ग्रेडिंग दी जा रही है। तो जो सबसे हाईएस्ट ग्रेडिंग है वो उसका नाम रखा गया दक्ष, कि वो बिल्कुल दक्ष है, आपकी 10 पॉइंटर बन जाएगा वो। ठीक है, यानी कि ये कह लीजिए कि 90% से अबव आपके जिसके आ रहे हो दक्ष कैटेगरी में आ गया। जो उत्कर्ष कैटेगरी है वो 81 से 90% के बीच में, अति उत्तम आपका 71 से 71 से 80%, और उत्तम में 61 से 70, प्रचेष्टा वन में 51 से 60, प्रचेष्टा टू में 41 से 50, और जो लोवेस्ट ग्रेड है इसकी जो आकांक्षी 3 है, ठीक है, ये सब आपकी थर्ड ग्रेड में आ जाएगी, जो सबसे लोवेस्ट ग्रेड आ जाएगी। ठीक है, अब ये बोला गया है कि ये सो 10% से भी कम जिसकी वो रहती है वो आकांक्षी 3 में आता है। अब ये यहाँ पे देखिए एक बात नोट करने वाली है कि इसमें बोला गया नन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फिगर्ड इन द हाईएस्ट दक्ष ग्रेड बोथ ईयर। हमने कौन कौन सी ईयर की बात की, 2019-20 की बात की, और 2018 और 19 की बात की। 2018 में भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट दक्ष कैटेगरी में नहीं आया था, और ना ही 2019-20 में जो अभी रिलीज की गई है उसमें कोई हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हमने इम्प्रूवमेंट तो काफी किया, मगर एक बहुत हाई लेवल पे इम्प्रूवमेंट शो नहीं हुआ है। मतलब काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, पर एकदम कहते हैं ना एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग उस टाइप का नहीं है। यहाँ पे देखो रिपोर्ट कार्ड दिखाया सभी स्टेट्स का, यूनियन टेरिटरीज का। पंजाब 929 में ओवरऑल में, चंडीगढ़ 912 पे, तमिलनाडु इस पे, ये तीन परफॉर्मर्स है जो आपके टॉप के हैं। ठीक है, वर्स्ट परफॉर्मर्स में आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे क्या नाम आपका मेघालय, नागालैंड, ये बिहार, आसाम, ये सब आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाया गया, 5 स्टेट की बात की, पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरला, अंडमान निकोबार, ये अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और जो बॉटम के है वो आपका लद्दाख था ही, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और ये आपका छत्तीसगढ़, ये सब है इसमें। ठीक है, ये और इसके रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया है, रिपोर्ट में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें अगर राजस्थान में देखें, तो राजस्थान के सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स ने बेस्ट परफॉर्म किया। राजस्थान के हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है, 24 डिस्ट्रिक्ट्स ने बेस्ट परफॉर्म किया। उसके बाद पंजाब के 14 डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के 13, केरला के भी 13 डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया। और राजस्थान के कौन से टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट रहे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट, एक तो सीकर, एक झुंझुनू, एक जयपुर, ये आपकी उत्कृष्ट कैटेगरी में आते हैं। 19-20 की 2019-2020 की जो अभी रैंक रिलीज की गई है। लोएस्ट परफॉर्मर्स तो हम जानते हैं, लोएस्ट परफॉर्म 1 से 50 की बीच की कैटेगरी में जो आता है, जैसे आसाम, मध्य प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, और 12 यूनियन टेरिटरी, जो स्टेट यूनियन टेरिटरी डोंट हैव द सिंगल डिस्ट्रिक्ट इन द अति उत्तम और उत्तम, यानी कि 12 तो ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है जो ना तो अति उत्तम में आते हैं ना ही उत्तम में आते हैं। वो कौन कौन से, बिहार, गोवा, जम्मू कश्मीर, जो कि एक्सपेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई क्लियर क्लियर। रेड का मतलब जो बिल्कुल ही वर्स्ट परफॉर्मर है, और ग्रीन हाईएस्ट ग्रीन का मतलब जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जीत की रही है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा और बढ़ते आ गए, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन ऑल द कैटेगरीज हैज इंक्रीज। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो इंप्रूवमेंट दिखाया डिस्ट्रिक्ट ने, उनकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, अति उत्तम कैटेगरी में जो है आपके पहले 2018-19 में 49 थे, अभी 2019-20 में कितने हो गए, 86 हो गए, यानी कि संख्या इनकी बढ़ गई। इसका मतलब इंप्रूवमेंट ज्यादा दिखाया गया है। ठीक है, और रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है, अगर हम कि एक अच्छे वर्ड में बोले, रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, यही सब इसमें बोला गया है कि लर्निंग आउटकम्स, जो स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम, टीचर की अवेलेबिलिटी एंड प्रोफेशनल आउटकम्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर डिजिटल लर्निंग कैटेगरी की बात करें, जो 20 डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने आपका 20% इम्प्रूवमेंट शो किया है, जिसमें से 43 डिस्ट्रिक्ट तो उन्होंने यानी कि स्कोर किया है 10% से ऊपर। तो ये सब इसमें बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका लर्निंग आउटकम के बेस पे बात की गई, उसमें कौन कौन, राजस्थान, चंडीगढ़, कर्नाटका, और बॉटम में कौन कौन से आपके, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, ये सब है। अगर आपकी एक्सेस की बात करें कि जो फैसिलिटीज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की, पानी की, और आपके ये वॉशरूम की एक्सेस हो पा रही है नहीं हो पा रही है, जो आपकी सैनिटरी वाटर इनकी एक्सेस हो पा रही है, उसमें कौन टॉप कर रहा है, केरला, हरियाणा, ये सब टॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। अब
अगला आर्टिकल हमारा भारत एनकैप के बारे में। ये क्यों न्यूज में आया? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने एक ड्राफ्ट, जिसका नाम है ड्राफ्ट जीएसईआर, इसका एक नोटिफिकेशन को अप्रूवल दे दिया है और ये इंट्रोड्यूस किया है कि भारत एनकैप जो है, ये हम एक नया रूल लेके आएंगे। इसमें रूल बेस्ड एक तरह का ये एक इंट्रोडक्शन है, मतलब किस इंडस्ट्री में, कि ट्रांसपोर्ट और हाईवे इंडस्ट्री में एक तरह का ये ड्राफ्ट लेकर आया जा रहा है। अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है, ये जो रोड की सेफ्टी और गाड़ियों की सेफ्टी में बहुत मददगार साबित होगा। इसकी फुल फॉर्म है भारत एनकैप की। भारत की तो वो कोई फुल फॉर्म नहीं है। एनकैप की फुल फॉर्म है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो देखो, जो भी आपकी नई कार आएगी उनका असेसमेंट किया जाएगा। जैसे कि आपका वो होता है, क्या नाम, एसी होता है। एसी का कैसे असेसमेंट किया जाता है? उसकी 5 स्टार रेटिंग होती है। तो कोई भी एसी है आपका, मान लो उसकी अगर 3 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग है, तो उसका हम पता लगाता है किस कैटेगरी का है। अगर कि एसी की 4 स्टार रेटिंग है, जैसे फैंस होते हैं, इनकी स्टार रेटिंग होती है, तो उनकी रेटिंग से हमें पता लगता है ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करता होगा, साउंड कितनी करता होगा, स्पीड कितनी देता होगा। तो वो उसकी कैपेसिटी क्या है, वो उसकी मतलब वो उसकी बेटरमेंट के बारे में पता लगता है कि कितना अच्छा है ये रेटिंग अगर है तो यहाँ पे भी रेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। तो एन कैप जो है वो रोल आउट कब किया गया था? 1 अप्रैल 2023 को, सॉरी, रोल आउट किया जाएगा। क्या नहीं किया था, 1 हजार 2023 को रोल आउट किया जाएगा, क्योंकि अभी तो ये ड्राफ्ट बन रहा है। ठीक है, इसमें ये क्या होगा कि जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर है और इम्पोर्टर्स है, जो कार बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और मैन्युफैक्चर जो यहाँ पे करते हैं, उनको एक तरह से कार रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसके तहत भारत एनकैप के तहत कार रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी। कार रेटिंग प्रोवाइड करने का यही फायदा होगा कि जो हमारे कंज्यूमर्स है, जो गाड़ी खरीदते हैं, उनको पहले से ही एक तरह से इन्फॉर्म डिसीजन लेने का हो जाए। अगर आपको ये पता लग जाए कि आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, जैसे कोई स्कूटी खरीदने जा रहे हैं, अगर स्कूटी के बारे में उसकी अच्छाई या बुराई पहले से ही पता लगे, उसकी रेटिंग पता हो, तो आप कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की स्कूटी, अच्छी क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो यहाँ पे यही बोला गया है। अब अगर बात करें इसे कहाँ पे लेकिन इंडिया में तो अभी इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, 2023 तक होगा। और यूएसए में पहली कंट्री थी जिसने ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था। ये उसकी, यानी कि जो कार क्रैश हो जाता है, उसका कार क्रैश की जो टेस्टिंग होती है, यानी कि क्रैश टेस्टिंग होती है कार की, उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, इसके बाद ये यही है एन एनकैप जो है, भारत एनकैप, ये न्यू कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम है, यानी कि सेफ्टी ही मेजर करेगा ये। ठीक है, स्टार रेटिंग प्रोवाइड करेगा। इस बेस पे किसी जो कार टेस्ट है उसकी परफॉर्मेंस पता लगे। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब कोई गाड़ी तैयार की जाती है तो उसका आपका क्रैश टेस्ट किया जाता है। क्रैश टेस्ट से हम पता लगता है जो उसका एयर बैग कितनी जल्दी खुलता है, उसकी हीटिंग कितनी होती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि क्रैश हो गया और वो हीट होकर आग लग गई, तो आग लग गई तो एयर बैग भी काम नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से उसका एयर बैग टाइम पे खुल जाता है, नहीं खुल जाता है, तो और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, इस तरह की चीजें टेस्ट की जाती है, हर तरह से टेस्टिंग की जाती है। तो वहीं पे हम स्टार रेटिंग देते हैं। तो यही बोला गया है कि जो भारत एनकैप है उसे अलाइन किया जाए ग्लोबल बेंचमार्क के बारे में, यानी कि जो ग्लोबली असेसमेंट के जो स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि अमेरिका में, यूरोप में जो स्टैंडर्ड्स है आपके व्हीकल्स इंडस्ट्री के, उसी तरह से हम भी उसी लाइन पे वर्क करेंगे। ठीक है, एक तरह से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की जरूरत है। ठीक है, एनकैप की रेटिंग क्या होगी? 1 से 5 के बीच में स्टार रेटिंग दी जाएगी। इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, किन पे एप्लीकेबल होंगे? जो 8 सीटर आपकी व्हीकल्स होते हैं, जो M1 कैटेगरी के व्हीकल होते हैं, M1 कैटेगरी के व्हीकल वही होते हैं जो 8 सीटेड व्हीकल होते हैं, उन पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जिनका वेट 3.5 से लेस है, 3.5 टन से लेस है, जिन गाड़ियों का वेट, उन पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस यही होगा कि जो हमारे कंज्यूमर होंगे वो एक तरह से एम्पावर किए जाएंगे, उन्हें एक तरह की अधिकार मिल जाएगी, वो अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। और ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने से क्या फायदा होगा कि कंज्यूमर की, पैसेंजर की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है। ठीक है, इससे एक्सपोर्ट में, क्योंकि अगर हमारी जो क्वालिटी बढ़िया होगी गाड़ी की, तो उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि बाहर की कंट्री से आसानी से खरीदेगी, तो इसमें एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। ठीक, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमारा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, यानी कि हमारी गाड़ियों की बनाने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, हम ग्लोबल लेवल पर compete कर सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के बारे में। देखो, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, यानी कि H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, N और इससे 3 यानी NH और H2। ठीक है, इस तरह से आप अटैच कर लो। थोड़ा होच पोच हो गया, क्लियरली बना देता हूँ। तो इस तरह से NH, ये H
यहाँ पे एच एस है। ठीक है, एच एन के ऊपर एक लोन पेयर होता है 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ है देखिए, एक सेमिनार लॉन्च हुआ। सेमिनार का टॉपिक क्या था? प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया इन प्रोसेस इंडस्ट्री। प्रोसेस इंडस्ट्री, यहाँ पे वर्ड आया। प्रोसेस इंडस्ट्री कौन सी होती है? तो यही होती है आपकी रिफाइनरी, ठीक है, आपकी ग्लास इंडस्ट्री, आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, आपकी यानी जितनी भी जैसे केमिकल जो भी इंडस्ट्री जो कुछ बना रही है, रॉ मटेरियल लेके ए प्लस बी मिला के सी बना रही है, या ए को ही रिफाइन करके एक रिफाइंड प्रोडक्ट ए का ही निकाल दिया, ए प्लस निकाल दिया, ए को निकाल के ए प्लस निकाल दिया, ये प्रोसेस इंडस्ट्री होती है। प्रोसेस इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स यूज होती है, फिजिकल केमिकल प्रोसेस होती है, जैसे कि आपका यानी कि डिह्यूमिडिफिकेशन होता है, और हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शंस होती है। तो ये सब चीजें मैकेनिकल, जैसे कि पंप हो गए आपके, कंप्रेसर्स हो गए, तो ये आपके मैकेनिकल प्रोसेस के अंडर आते हैं। ठीक है, ये सब चीजें। तो प्रोसेस इंडस्ट्री हमने समझ लिया, और ये समझ लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे। जैसे कि आप जानते हो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन जब नाम आ गया ग्रीन, तो इसका मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे कोई कार्बन का तो मतलब आएगा ही नहीं। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से फ्लड आ रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस सब को कम करने की कोशिश की जा रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े और बहुत अच्छे लार्ज स्केल पे इनिशिएटिव ले रही है। हम ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम फोकस कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, ये ग्रीन हाइड्रोजन का कंसेप्ट निकल के आता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ये गेम चेंजर साबित होगा, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को ये इंश्योर करेगा। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने का मतलब है कि एनर्जी के फील्ड में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारी क्या ना एनर्जी में जो कॉस्ट आती है और जो कार्बन एमिशन होता है, उसको बहुत कम करेगा, एनर्जी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, और सेल्फ सफिशिएंसी लेके आएगा एनर्जी कंज्यूमशन में, एनर्जी सॉरी प्रोडक्शन में। तो ये आपके क्लीन फ्यूल को प्रमोट करता है, यानी क्लीन फ्यूल की तरफ। जैसे कि अब यही था उज्ज्वला स्कीम थी, उसमें क्या सिलेंडर, गैस के सिलेंडर बांटे गए। ठीक है, अब चूल्हे पे जो औरतें गैस वो बनाती है, रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है, उससे क्या होता है, धुआं क्रिएट होता है, CO2, CO, और भी कई सारी गैसेस क्रिएट होती है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, और हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पे यही चीज है कि इसको फर्टिलाइजर में और रिफाइनरीज में इसको यूज किया जाएगा आगे। अभी यूज नहीं किया जाता, पर यूज किया जाएगा। इसका प्रोडक्शन का मेथड क्या है देखिए, फिगर में समझिए। फिगर में क्या है कि जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगी। यहाँ पे देखिए, आप रिन्यूएबल एनर्जी देख रहे हो, यहाँ पे आपका सोलर पैनल लगा हुआ है, ये विंड मिल लगी हुई है। इस विंड मिल से, सोलर पैनल से जो एनर्जी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उससे आपका इलेक्ट्रोलाइजर में जाएगी। इलेक्ट्रोलाइजर में क्या होगा कि वाटर होगा, वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइज कर दोगे। इलेक्ट्रोलाइज होने से वाटर क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, वो हाइड्रोजन में और आपका ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन तो निकल के एनवायरनमेंट में चली जाएगी, और जो हाइड्रोजन है ये आपकी इनफ्लेमेबल होती है, तो इसको हम कंज्यूम करेंगे, इसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। इसको स्टोर करके हम बहुत केमिकल प्रोसेस में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं, जैसे एरोप्लेन में एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, और शिप इंडस्ट्री में जो आपके कार्गो प्लेन्स होते हैं, जो इतने भी आपके नवल शिप्स होते हैं, उनमें भी एज ए फ्यूल इसे यूज किया जा सकता है। इससे कोई भी आपका पोल्यूशन नहीं होगा, यही चीज बोला गया है। इसका यूज केमिकल इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, और स्टील इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ग्रीन अमोनिया की बात करते हैं। यहाँ पे अब अमोनिया की बात आती है। ग्रीन अमोनिया क्या है? इसका तो जो मेनली यूज है फर्टिलाइजर प्लांट में ही किया जाता है। अमोनिया का जो मेनली यूज होता है फर्टिलाइजर प्लांट में होता है। फर्टिलाइजर प्लांट में क्या होता है, फर्टिलाइजर बनाया जाता है, जैसे यूरिया आपके बनाए जाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, MOP बनाया जाता है, म्यूर, MOP की फुल फॉर्म है म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट, NPK, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये आपका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर इसको बोलता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर इसको फर्टिलाइजर बोला जाता है। ठीक है, या ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं, बस इतना ही जान लीजिए कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, और भी कई सारी इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका क्लिनिकल यूज भी होता है, आपका आपका लैब में यूज होता है, बहुत सारे यूज होता है अमोनिया के, मगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि हमको यूरिया बनाना है। मान लीजिए हमें यूरिया बनाना है, यूरिया बनाने के लिए हमें चाहिए अमोनिया प्लस CO2। इसको आपका 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पे, और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक रिएक्टर में, बहुत बड़े रिएक्टर में इनको फीड किया जाता है। वहाँ पे इसमें रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तब आपका कार्बामेट ये सब बनता है, यूरिया बनता है, और उनको फिर सेपरेट किया जाता है, यूरिया को फिर रिफाइन किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस होती है। तो अमोनिया का हम कहाँ पे यूज करें, फर्टिलाइजर में। तो अब इसके प्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। जो इसके प्रोडक्शन की हम बात करें, वो भी हम या तो ग्रिड से ले सकते हैं एनर्जी, या आपका विंड पावर से, सोलर पावर से एनर्जी लेते हैं।
हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि आपका एयर जो आपका क्योंकि हमें फर्टिलाइज़र में यूज़ करना है, ठीक है? यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा क्योंकि हम विंड पावर या सोलर पावर की एनर्जी लेके क्या हम यहाँ पे हाइड्रोजन क्रिएट कर लेंगे। देखो यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन निकलती हुई, ये रहा हाइड्रोजन स्टोरेज, हमने हाइड्रोजन को स्टोर कर लिया यहाँ पे वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस करके। और दूसरी एनर्जी जो हम यूज़ करेंगे एयर का सेपरेशन, यानी कि एयर को हम पहले तो क्लीन कर लेंगे क्योंकि एयर एयर का मतलब यहाँ पे यही नहीं है कि सिर्फ अमोनिया ओ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। एयर में बहुत सारी चीज़ें और गैस मिली रहती है, तो हमें उन्हें गैस को रिमूव करना होगा, वाटर वेपर होगी, मॉइस्चर को रिमूव करना होगा, तो यहाँ पे क्लीन करनी होगी एयर। एयर को क्लीन करके जब उसमें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बचेगी, तो सिर्फ हमें नाइट्रोजन को रिमूव करना है उसके अंदर से। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन सिंथेसिस लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन का सिंथेसिस होगा, ठीक है? नाइट्रोजन का सिंथेसिस होने से जब नाइट्रोजन बन जाएगी, तो नाइट्रोजन प्लस यहाँ से हाइड्रोजन मिलके आपका फर्टिलाइज़र प्लांट में चली जाएगी और उसका दूसरी जगह यूज़ हो जाएगा एज़ ए फ्यूल इन व्हीकल्स, ठीक है? गैस टरबाइन पावर प्लांट में यूज़ हो सकता है, फीड स्टॉक में यूज़ हो सकता है। फीड स्टॉक होती है कि किसी प्लांट में एज़ ए फ्यूल हो सकता है या आपका जो आपके पशु होते हैं उनके लिए जो आपका प्रोडक्ट बनता है फर्टिलाइज़र, उनको आप फीड केक बना के खिलाया जा सकता है, एज़ ए उसमें काम किया जा सकता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रिएक्ट करके हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे ये क्या आपका फर्टिलाइज़र बनाते हैं, यही सब इसमें कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब इसके यूज़ की बात है, एनर्जी स्टोरेज करना, अमोनिया जो है बल्क बल्क फॉर्म में हम क्या उसका स्टोर कर लेंगे, कितने टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म, क्योंकि अमोनिया को आपको गैस की फॉर्म में स्टोर नहीं किया जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरेगी और स्टोर करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो हम इसे कैसे स्टोर करते हैं? लिक्विड लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं। उसका प्रेशर कितना होता है? 10 से 15 बार होता है और इसका टेम्परेचर होता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसे स्टोर करते हैं। ज़ीरो कार्बन फ्यूल, ज़ीरो कार्बन फ्यूल इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा, ठीक है? जो भी हम एज़ ए फ्यूल यूज़ करेंगे इसमें कार्बन जो अमोनिया बर्न होगी उसमें कार्बन का एमिशन नहीं होगा, सिर्फ़ जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है? उसमें या तो वाटर वेपर होगी या नाइट्रोजन होगा और कुछ नहीं होगा। ये आपके एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप पानी को उबालते हैं, पानी उबल के वेपर निकलती है, अब वेपर एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाएगी ना, मगर आप एक ऐसी कोयला जलाते हैं, कोयले से सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी कई सारी गैसेज़ निकलेगी जो आपकी उसमें स्काई में जाके आकाश में जाके आपका एसिड रेन क्रिएट करेगी, ठीक है? इसका सिग्निफिकेंस यही होता है कि इसे डिकार्बोनाइज़ कर देती है फूड चेन को, क्योंकि जब हम ऐसे ज़ीरो कार्बन फ्यूल को यूज़ करेंगे, तो कोई भी फूड बनाने में फ्यूल यूज़ होता है, तो वहाँ पे आपका एज़ ए फ्यूल यूज़ होगा आपका मान लीजिए जो भी आपका ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन अमोनिया है, तो जब आपका पॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो फूड चेन में भी वो पॉल्यूशन आपका एंटर नहीं करेगा, तो इसलिए क्या होगा वो डिकार्बोनाइज़्ड फ्यूल हो जाएगा, ओह सॉरी फूड हो जाएगा, ठीक है? आपके कार्बन न्यूट्रल फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट बनाए जा सकेंगे। तो इसमें यही बोला गया है। ठीक है? अब ग्रीन हाइड्रोजन की जो पॉलिसी है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया की पॉलिसी में क्या बोला है? इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम सेटअप करेंगे, ऐसे ज़ोन सेटअप करेंगे जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन किया जा सके लार्ज स्केल पे और कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आपको आसाम में वो प्रोवाइड करना है, इलेक्ट्रिसिटी वो ये फ्यूल प्रोवाइड करना है, तो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके और उनके बीच में जो आपका क्या नाम चार्ज होता है वो भी ना लगे। तो अब इसमें क्या बोला है, तो पहले तो जो फ्री ट्रांसमिशन ऑफ 25 ईयर पहले बोला गया था 2025 तक यानी कि 25 साल तक क्या अगर प्रोडक्शन की फैसिलिटी कमीशन कर ली जाती है जून 2025 तक, तो इसमें क्या होगा कि आपका एक तरह का फ्री ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि इंटर स्टेट जो होगा मान लो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप इस फ्यूल को या ग्रीन अमोनिया को ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ट्रांसमिशन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। और जो प्रोड्यूसर्स होंगे इसके, उनको आपके पोर्ट के पास जो पोर्ट होंगे, अब देखो इसकी सप्लाई हम दूसरे देशों में करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो पोर्ट के पास बंकर सेटअप करने पड़ेंगे। अब आपका एक प्लांट है, प्लांट के लिए देख मानते हो आप जानते हो कि जगह कम होती है, उसके लिए जगह मिलना ही बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में। तो आपको वो जो आप ये फ्यूल बना रहे हो, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया बना रहे हो, उसे कहाँ स्टोर करोगे? तो ज़्यादा बेहतर है जहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं हम? शिप्स के थ्रू करते हैं ना, समुद्र के किनारे से, जिसे हम पोर्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे अगर आपका बंकर्स
बन जाए जहाँ पे स्टोर कर सके तो कितना अच्छा। तो प्रोड्यूसर्स को इस तरह की अनुमति दी जाएगी कि पोर्ट के पास में ही बंकर बना ले, वहाँ पे स्टोर करे और स्टोर करके वहाँ से उसे शिप में लोड कर दे और वो एक्सपोर्ट किया जा सके। तो प्रोडक्शन जो टारगेट अभी क्या रिवाइज किया गया है, इसकी 5 टाइम इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। पहले तो 1 मिलियन थी और 1 मिलियन से अभी 5 मिलियन कर दी गई है। इसे कब तक अचीव करना है? 2030 तक अचीव करना है। और जबकि अक्टूबर 2021 में बोला गया था कि इसको इंडिया का जो टारगेट शुरू में जो रखा गया था अक्टूबर 2021 में, वो रखा गया था 1 मिलियन टन। 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना था 2030 तक। मगर अभी हमने इसे रिवाइज करके क्या कर दिया है, 5 मिलियन टन कर दिया है 2030। टाइमिंग वही है, 2030 तक ही अचीव करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मैन्युफैक्चरर है वो उनको क्या करेगा, ये रिन्यूएबल जो पावर है उनको परचेज करने के लिए अलाउ किया जाएगा, जो एक्सचेंज करने के लिए वो अलाउ किया जाएगा कि एक दूसरे से वो एक्सचेंज कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को। ठीक है, ये सब बोला गया है। और इसमें ये इंश्योर किया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि हमारे देश में ये जो हमारे देश के जो एंटरप्रेन्योर्स है या आपके दूसरे देश के एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आके प्लांट लगाना चाहते हैं तो उन्हें बिजनेस करने में आसानी हो। तो ऐसे जो नॉर्म्स है, नियम कानून है, आसान किया जाएगा इस फील्ड में। और एक ऐसा पोर्टल एस्टेब्लिश किया जाएगा जहाँ पे क्लियरेंस बहुत आसानी से मिल सके, जैसे कि आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल सके या लाइसेंस का क्लियरेंस मिल सके। तो कौन इस्टेब्लिश करेगा? उसे एमएनआर इस्टेब्लिश करेगी। एमएनआर की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा बहुत अच्छा आर्टिकल है। अगला आर्टिकल का नाम है श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन में देखो क्या होता है। देखो आप, आज का टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म का टाइम है। कंज्यूमरिज्म में क्या होता है, देखो यहाँ पे आपने ये पिक्चर देख रही होगी, जी आप देख रहे होंगे। आज का टाइम क्या है कि जो आपका पैकेट आज से 5-7 साल पहले जो आता था, जिस साइज का आता था, तो पैकेट का साइज आपका घटता जा रहा है जबकि प्राइस आपका वही है या बढ़ता जा रहा है। तो इसी को ही बोलते हैं श्रिंक होना, बोलते हैं यानी कि छोटा होता जाना। यहाँ पे श्रिंकेज और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से मतलब है प्राइस का बढ़ना, और श्रिंक होना मतलब छोटा होना, यानी कि किसी चीज़ का छोटा होता जाना, क्वांटिटी में क्वालिटी में छोटा होता जाना। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि पैकेट तो आपके क्वांटिटी में और क्वालिटी में छोटे होते जा रहे हैं मगर प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो श्रिंकेज, SHRINKG, श्रिंकेज प्लस इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई प्लस छोटा होने को मिक्स करके श्रिंकफ्लेशन बना दिया है। ठीक है, ये कंसेप्ट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने इकोनॉमिक्स जब पढ़ी है, वो पढ़ी ही होगी क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, ये कंसेप्ट आप पढ़ा होगा आपने, तो इसको श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ कि जो फरवरी और अप्रैल का जो था टाइम, उसमें जो डाटा एनालिसिस किया गया उसमें ये बोला गया, तो जो एवरेज पैकेट का टाइम जो साइज है वो एफएमसीजी के जितनी प्रोडक्ट है, एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे कि आपके चॉकलेट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ठीक है, या आपके चिप्स, कुरकुरे, और ये सारी चीजें जब भी जिनको आसानी से मूव किया जा सकता है, जिन्हें कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा, उन्हें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बोला जाता है। उनका साइज लगभग 15% हर साल घट जाता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट क्या है श्रिंकेज का? इसका कंसेप्ट ये है कि ये एक तरह की प्रैक्टिस होती है, इस तरह की चलन होता है कंपनियों के अंदर कि ये साइज तो रिड्यूस करते जाता है और कई बार क्वालिटी भी रिड्यूस कर देता है, जबकि इसका प्राइस जो है या तो सेम रहता है या थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये इसमें श्रिंकफ्लेशन की समस्या ये है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे विम बार की टिकिया को दिखा रखा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसको बनाती है। इसका फरवरी में साइज था 155 ग्राम, मगर मई में साइज 135 ग्राम हो गया। ठीक है, प्राइस वही है 10 रुपये। ठीक है, हल्दीराम की भुजिया यहाँ पे देख रहे होंगे, प्राइस 10 रुपये। फरवरी में इसका साइज था 55 ग्राम, मतलब वेट था, और जबकि मई में हो गया 42 ग्राम। तो ये सब आप देख रहे हो क्या हुआ कि आपका वेट बढ़ता जा रहा है, ओ सॉरी, वेट कम होता जा रहा है जबकि प्राइस वही है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप के बिस्किट। 2014 में इनका ये आपका वेट था और 2018 में देखिए कितना वेट कम हो गया। यहाँ पर 28% कम हो गया, यहाँ पर 25% या 20% इस तरह से कम होता जा रहा है, यानी कि 4 साल में कितना कम हो गया, जबकि प्राइस बढ़ गया है या उतनी। यहाँ पे देखिए प्राइस सेम है, जबकि यहाँ पे 150 ग्राम था और 130 ग्राम हो गया। इसको ही श्रिंकफ्लेशन हम बोलते हैं। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए मिंट जो न्यूज़पेपर है, काफी बड़ा न्यूज़पेपर है, उसने आर्टिकल छापा है, उसमें बोला है व्हाट इज
श्रिंकफ्लेशन एंड हाउ इट इज प्लेइंग आउट ऑफ इंडिया। ये श्रिंकफ्लेशन किस तरह से काम करता है और किस तरह से इंडिया में ये अपने पैर पसार रहा है, और आउट ऑफ इंडिया ये कैसे, मतलब आउट ऑफ इंडिया का एक कंसेप्ट है, इंडिया का इतना कंसेप्ट नहीं आउट ऑफ इंडिया का, क्योंकि मैक्सिमम तो प्रोडक्ट जो एमएनसीज कंपनी है वही बनाती है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है ये आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें यही बोला गया है जो श्रिंकफ्लेशन में प्राइस पर गिवन अमाउंट जो है, ये एक तरह की स्ट्रेटजी होती है जो कि कंपनीज के द्वारा एम्प्लॉय की जाती है, मतलब यूज की जाती है, जिसमें फूड और ये बीवरेज इंडस्ट्री ही मेनली होती है। जो आपके पेय पदार्थ बनाती है वो इंडस्ट्री, और जो फूड वाले प्रोडक्ट बनाती है वो इंडस्ट्री, वो इस तरह के कंसेप्ट को यूज करती है। इसमें आपके प्रॉफिट को एक तरह से छुपाया जाता है, कि आपको क्लियर क्लियर आपका वो नहीं बढ़ाया जाता, क्या नाम, प्राइस नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो उसका मार्केट डाउन हो जाएगा, तो उसका साइज छोटा कर दिया जाता है, उसमें हवा भर दी जाएगी, पैकेट का साइज वही रखा जाएगा, मगर उसमें जो अंदर प्रोडक्ट है उसका साइज छोटा कर दिया जाएगा, तो उनका मार्केट वो यानी कि पैसा कम लगेगा उस प्रोडक्ट को बनाने में, मगर पैसा प्राइस वही रखा है, तो इसका मतलब ओवरऑल उनका प्रॉफिट हो गया। तो एक तरह से कस्टमर को ना पता लगे बल्कि वो उसका प्राइस वो मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब इस इन्फ्लेशन को दूसरे नाम में हम पैकेज डाउन साइजिंग भी बोलते हैं। पैकेज डाउन साइजिंग का मतलब यही हो गया, पैकेज का साइज कम हो गया। ठीक है, ये यही सब है। ये कॉमन प्रैक्टिस किस में, प्रोड्यूसर जो ये है आपके, वो हर साल इसको यूज करता है। ये ज़्यादातर कौन सी कंपनियां, यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंपनियां जो इस प्रैक्टिस का यूज करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल, ओ सॉरी, अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीएससी में प्री में पूछा गया था 2015 में। क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें पहला जो आपका वो दिया गया है, क्या नाम स्टेटमेंट, वो है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। तो यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है, ये बोला है क्या इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो क्या ये सही है? ठीक है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरबीआई की भी है, कौन हमारा यो करता है, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, खाली एक की ही जिम्मेदारी नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है हमारा। दूसरा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। तो आप देखते हो मॉनिटरी पॉलिसी की कमेटी जो बनी है और जो हर 2 महीने बाद होती है, उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि पैसे की, मनी की सर्कुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो इसने तो ये बोल दिया कि नो रोल, अब ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये तो सरासर गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। इसमें कहता है डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन द कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। तो अगर इस पॉइंट्स की हम बात करें, तो अगर आप मार्केट में पैसा कम रखोगे तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो मार्केट में खरीदने नहीं जाएंगे, मार्केट में नहीं खरीदेंगे तो जो कॉमोडिटी है, जैसे कि आपको साबुन लेनी है, जब वो किसी दुकानदार की साबुन बिकेगी नहीं तो क्या करेगा, तो वो थक हार के उसका प्राइस थोड़ा कम कर देगा, यानी कि महंगाई जो है कम होती है। तो इसका मतलब, इन महंगाई का मतलब क्या, इन्फ्लेशन, तो क्या होगा, कंट्रोल हो गया। तो इसका मतलब ये पॉइंट सही हो जाता है। अगर आप अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, तो अगला पॉइंट है हमारा क्या, कि इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। कि अगर मनी बढ़ा दोगे तो क्या वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है? तो बिल्कुल नहीं, हमने पढ़ लिया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा सी पॉइंट सही हो जाता है, इसलिए आंसर इसका सी है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।